आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं बी फार्मा 7 सेमेस्टर, जी हाँ, बी फार्मा 7 सेमेस्टर में आपके पहला ही यूनिट का पहला टॉपिक है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे सर एज पर योर सिलेबस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एज पर योर सिलेबस, सबसे पहले आपका यूवी का इंट्रोडक्शन है, उसके बाद बियर-लैम्बर्ट लॉ है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन है। तो धीरे धीरे करते करते सारे टॉपिक जो है हम कवर करने की कोशिश करेंगे और एकदम सिंपल वे में हम एक्सप्लेनेशन के साथ चलते रहेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, आप जानते हैं अमरसर एकेडमी जो हमारा फार्मेसी चैनल है, उस पे आपको फार्मा रिगार्डिंग जितनी भी न्यूज़ अपडेट होती है, वैकेंसी अपडेट, एडमिशन रिगार्डिंग सारी अपडेट जो है मिलने लगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट का मैसेज था कि सर एजुकेशन सीरीज जो है, एजुकेशन वीडियोस भी आने चाहिए, तो उनके लिए क्यों ना मैंने कहा एक अलग ही चैनल बनाया जाए जिसका नाम है फार्मा एफिनिटी। जी हाँ, एफिनिटी टूवर्ड्स द फार्मेसी। देखिए एक वीडियो सीरीज चल रही है जिसमें कि इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के आपके बी फार्मा 7 सेमेस्टर के सारे टॉपिक हम क्लियर करने वाले हैं। चलिए, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करते हैं टॉपिक के बारे में, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या है ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए मैं आपको लेके चलूंगा फर्स्ट सेमेस्टर में डिफरेंट टेक्निक ऑफ मेथड एनालिसिस, जहां पे आपने पढ़ा होगा कि सर काफ़ी सारी ऐसे एनालिटिकल टेक्निक है जिससे कि किसी भी सैंपल का हम एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे सर उसका क्वांटिटेटिव या फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस हम परफॉर्म कर रहे हैं। दो टर्म आपने सुनी होगी, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि सर डिफरेंट टाइप की टेक्निक होती है, जिसमें कि नॉन इंस्ट्रूमेंटल, जिसमें कि हमारी टाइट्रेशन जो कि हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, जिसको कि हम क्लासिकल या ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं। अब इंस्ट्रूमेंटल की बात आती है कि यहाँ पे जैसे जैसे काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट जो है एडवांस हो गए हैं, आपका मोबाइल तक एडवांस हो गया है, तो इसके रिगार्डिंग आपकी जो इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी है ना, आपके जो एनालिसिस करने की टेक्निक है वो भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई। तो यहाँ पे जितने भी इंस्ट्रूमेंटल मेथड है ना, आपको सब्जेक्ट का नाम क्या है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, मतलब जितने भी इंस्ट्रूमेंट है विच आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई एनालिसिस ऑफ ड्रग सब्सटेंस, वॉट एवर केमिकल सब्सटेंस, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इस पूरे सब्जेक्ट में। तो सबसे पहला टॉपिक है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब बात आती है सर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। काफ़ी सारे आप नाम सुनेंगे, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। बेसिकली सर ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या? तो देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या है। सबसे पहले तो स्पेक्ट्रा और स्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मैं बेसिक आपको डेफिनेशन बताना चाहूंगा। जब कभी भी किसी भी मैटर को हम लाइट से डील करवाते हैं, उसको आप बोल सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रा बोले तो आपकी जो लाइट डीलिंग है, और स्कोपी मतलब कि मेजरमेंट है ना, लाइट डीलिंग से किसी भी मॉलिक्यूल का आप एनालिसिस कर रहे हैं या फिर केमिकल सब्सटेंस का एनालिसिस कर रहे हैं, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब यूवी कैसे, तो सर ये यूवी बोले तो अल्ट्रा वायलेट विजिबल रीजन है ना, यूवी अल्ट्रा वायलेट विजिबल रीजन की मतलब सर किसी भी मॉलिक्यूल को हम यूवी रेंज में जब आइडेंटिफाई करेंगे तो उसको हम बोलेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। किसी भी मॉलिक्यूल को सर हम IR रेंज में आइडेंटिफाई करेंगे तो उसको हम बोलेंगे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। फर्दर किसी भी मॉलिक्यूल को हम अदर टेक्निक या अदर EMR यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ये जो हमने रेंज बनाई है ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब अब आपको पता चल गया होगा सर स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब है जब कभी भी किसी भी मेटल को हम लाइट से यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से डील करवाते हैं, इसका मतलब है स्पेक्ट्रोस्कोपी। और अगर हम यूवी रेंज यूज कर रहे हैं, अल्ट्रा वायलेट रेंज यूज कर रहे हैं, अल्ट्रा वायलेट विजिबल, तो हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलेंगे। अदरवाइज हम IR वाईआर जो रेंज हम यूज कर रहे हैं उस हिसाब से हम स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप में बढ़ूंगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया किसी लाइट से हम मॉलिक्यूल को डील करवाते हैं, तो लाइट कौन सी सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों रेडिएशन जो है वो इसमें इंक्लूड है। कौन कौन सी है सर ये, तो देखिए पहला आपका गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, IR, माइक्रो और रेडियो वेरिएशन। मतलब कि जैसे जैसे आप इसकी रेंज देखते जाएंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है आपकी किसकी है, गामा रेज की होगी, और सबसे कम एनर्जी जो है आपकी रेडियो वेव्स की रहने वाली है। तो पूरा रीजन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि सर गामा रे की रेंज क्या है 0.001 नैनोमीटर, एक्स रे की रेंज क्या है सर 0.12 लेकर 10 नैनोमीटर, यूवी रेंज की रीजन क्या है, तो देखिए यूवी में दो रीजन है,
200 से लेकर 400 यानी 200 से लेकर 400 जो है वो आपकी यूवी रेंज है, अल्ट्रावायलेट रेंज, और 400 से लेकर 800 जो है वो आपकी विजिबल रेंज है ना, विबज्योर, जो हम पढ़ते आए हैं बचपन से, विबज्योर जो हमें दिखते हैं सारे कलर, वो सारी रेंज है। इसी कारण हम बोलते हैं, देखिए विबज्योर में सबसे लास्ट वाला कलर कौन सा, रेड कलर होता है। रेड कलर की नैनोमीटर जो है 800 होती है, मतलब कि ज़्यादा दूर से भी आपको रेड कलर दिख जाता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि सर उसकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं IR। जब हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे इसके बारे में बात करेंगे। इसकी रेंज क्या है सर, 0.8 से लेकर 2.5 माइक्रोन। ये है आपका नियर IR। मिड IR जिसमें कि हम काम करते हैं, बेसिकली जो एनालिसिस करते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर का एलुसिडेशन करते हैं, वो है 2.5 से लेकर 1.5। नेक्स्ट आपका हो गया 15 से लेकर 200 माइक्रोन जो है, ये आपकी IR की रेंज हो। माइक्रोवेव आ गई 0.1 से लेकर 1 मीटर, और रेडियो वेव आपकी आ गई 1 से लेकर 10⁻7 मीटर तक। चलिए, तो ये पूरा क्या है सर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और जिस रीजन में हम इस टॉपिक में काम करने वाले हैं वो आपका ये है यूवी विजिबल रेडिएशन। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए इस टॉपिक में हमें काफ़ी सारे हम वर्ड यूज करेंगे, जैसे आपका हो गया वेवलेंथ हो गया, वेव नंबर हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, तो इनके बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए सर ये है क्या, क्योंकि बार बार मैं बोलूँगा आपको वेवलेंथ इतनी होनी चाहिए, वेव नंबर ये होता है, फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए, तो आपको बेसिक इसकी डेफिनेशन जो है वो भी आ जानी चाहिए। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद में हम बेसिकली चलेंगे इसके मेन जो इसका एब्जॉर्प्शन लॉ है उसके बारे में। चलिए, तो नेक्स्ट वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया, तो जैसे कि आप जानते हैं, देखिए डिफरेंट बिटवीन द टू क्रिस्ट एंड टू टफ, यानी कि यहाँ पे ये आप वेवलेंथ देख पा रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसको हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे ना। अगर ट्रफ लेंगे आप तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। यूनिट इसकी क्या हो जाएगी आपकी एंगस्ट्रम, और नैनोमीटर जो है वो आपकी इसकी यूनिट होने वाली। चलिए, नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा वेव नंबर के बारे में। वेव नंबर सिंपल है सर, नंबर ऑफ वेव पास थ्रू द ए स्पेस ऑफ 1 सेंटीमीटर, है ना, ए स्पेस ऑफ 1 सेंटीमीटर, जिसको कि हम क्या बोलेंगे, 1 सेंटीमीटर स्पेस में जो कितने नंबर ऑफ वेव पास हो रही है उसको वेव नंबर बोलेंगे। तो ये आपका म्यू बार प्रोपोर्शनल टू 1/λ, तो इसकी यूनिट आपकी हो जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट एक और चीज आएगी आपकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, तो फ्रीक्वेंसी देखिए नंबर ऑफ वेव वेयर कैन पास थ्रू द ए पॉइंट इन द ड्यूरेशन ऑफ 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितनी वेव जो है वो पास हो रही है, तो इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। हर्ट्स का इसकी यूनिट है, जैसे कि आप जानते हैं इसकी हर्ट्स यूनिट है, और इसको हम म्यू से डिनोट कर जाएगा, म्यू इक्वल टू c/λ। ठीक है, इसकी यूनिट हमने बता दी आपकी हर्ट्स होगी। लास्ट में एक और टर्म आती है एनर्जी, जैसे कि मैंने आपको बताया गामा रे जो है इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो एनर्जी की डेफिनेशन हम अगर बोले तो एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया आपका, E इक्वल टू H इंटू म्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम म्यू की वैल्यूशन लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी से, तो कितना हो गया आपका H इंटू C डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो ये आपकी टोटल डेफिनेशन आ गई एनर्जी की। यहाँ पे H जो है वो क्या है, प्लैंक कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो बेसिकली ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के लिए है कि किस हिसाब से हम आने वाले टाइम में फ्रीक्वेंसी वर्ड को यूज करेंगे, वेवलेंथ को यूज करेंगे, लैम्डा मैक्स को यूज करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए, तो आपको याद हो जाना चाहिए कि किस हिसाब से इसकी वेवलेंथ जो है वो रहेगी, वेवलेंथ होती क्या है, लैम्डा मैक्स क्या होती है, एनर्जी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। अब मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा इस यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जिससे कि आप ओवरऑल समझ लेंगे कि ये है क्या। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इसके बियर्स लैम्बर्ट लॉ की ओर पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन का लॉ क्या है, और उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन ट्रांजैक्शन के ऊपर आ जाएंगे। नेक्स्ट मैं बताऊंगा, देखिए बेसिकली होता क्या है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या है कि अगर सपोज कीजिए मैंने पैरासीटामोल पाउडर ले लिया, उसको मैंने सॉल्यूशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसको मैंने यहाँ पे क्वार्ट्स में डाल दिया। ये जो सैंपल है जिसमें कि मेरा सैंपल एनालिसिस होगा, जिसको मैं बोलूँगा क्वार्ट्स। ये मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसको कि मैंने इस लाइट को इस मॉलिक्यूल पे इंसिडेंट किया, और यहाँ पे ये जो लाइट है वो वापस से बाहर आ गई। ठीक है जी, तो अब होना क्या है, देखिए किसी भी मॉलिक्यूल को जब हम लाइट से डील करवाते हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सी रेंज की, 200 से लेकर 800 नैनोमीटर की रेंज की लाइट को हम यहाँ पे इंसिडेंट करवाते हैं, तो इस मॉलिक्यूल का नेचर क्या है, ये लाइट को एब्जॉर्व करेगा, है ना, क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो सर लोअर एनर्जी स्टेट से, है ना, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में मूव करेंगे।
कुछ लाइट को एब्जॉर्व करके, और ये जो लाइट को एब्जॉर्व करके जाएंगे ये लाइट इसके कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगी, है ना। ये लाइट जो है वो इसके कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगी, मतलब जितनी लाइट वो एब्जॉर्ब करेगा ये एब्जॉर्बेंस इसकी कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगी। ये तो हो गया इसका बियर्स लॉ। और लैम्बर्ट ने क्या बोला कि ये जो लाइट है उतनी पाथ लेंथ के भी प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे आप पाथ लेंथ इसकी बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली इसकी एब्जॉर्बेंस जो है वो इंक्रीज होगी, और एब्जॉर्बेंस जैसे इंक्रीज होगी तो यहाँ पे हमें जो है वो भी आपका इंक्रीज होना ही होना है। तो सिंपल सा कंसेप्ट था, सर कुछ नहीं है, किसी भी मॉलिक्यूल को हमें एनालिसिस करना है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है, उसके लिए हमने उसको सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और जैसे ही सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट किया तो जो लाइट हमने इंसिडेंट करवाई तो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है वो लाइट को एब्जॉर्व करेगा, और जो लाइट को एब्जॉर्व करेगा वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट फॉर इंट्रो में आपको बताना चाहूँगा बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चला गया कुछ लाइट को एब्जॉर्व करके, और वो जो लाइट एब्जॉर्व की कंसंट्रेशन के और पाथ लेंथ के इक्वल होगी। सपोज कीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि यहाँ पे देखिए, समझने के लिए हम 3 डिफरेंट एग्जांपल ले लेते हैं। सर सैंपल ए है जिसमें कि हमारा 10 ppm का सॉल्यूशन है ना, 10 ppm का, सैंपल बी में सर 20 ppm का सॉल्यूशन है, और सैंपल सी जो है हमारे पास उसमें 0 ppm, मतलब एकदम क्लियर सॉल्यूशन हमारे पास है, ठीक है। अब किस हिसाब से यहाँ पे एब्जॉर्बेंस शो होगा, सबसे पहला कि यहाँ पे मैं सी सैंपल से स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितना ppm का, 0 से, मतलब कि ये क्लियर क्रिस्टल क्लियर सॉल्यूशन है, इसमें कोई भी मॉलिक्यूल है ही नहीं। तो लाइट क्या होगी, इंसिडेंट लाइट जो है वो आएगी, और ऐसे ऐसे 100% ट्रांसमिटेशन के साथ ये एब्जॉर्बेंस लाइट जो है वो पास हो जाएगी। तो जो आपका I0 है वो आई के, मतलब ये जो I है इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। सैंपल ए की मैं बात करूं तो 10 ppm का सॉल्यूशन है, मतलब कि सर यहाँ से अगर 100% लाइट आ रही है तो हमें जो वापस डिटेक्टर पे मिल रही है वो है 90%, तो 10% का आ गई, तो सर इसमें मतलब इसमें कोई मॉलिक्यूल है जिसने लाइट को एब्जॉर्व किया। बी सैंपल में सर यहाँ पे जो लाइट थी वो 100% थी, और हमारे पास 80% वापस आई, मतलब 20%, यहाँ पे मॉलिक्यूल ज़्यादा है, 20% लाइट जो है एब्जॉर्ब हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मॉलिक्यूल कम है, यहाँ पे मॉलिक्यूल ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे लाइट का एब्जॉर्बेंस जो है वो ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा मॉलिक्यूल ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्बेंस, तो इससे सिंपली हमें पता चल रहा है कि सर अगर लाइट का एब्जॉर्बेंस ज़्यादा हो रहा है तो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पहले लाइट 100% थी, फिर 80% हुई, मतलब कि मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा है। सिंपल सी बात है सर, एब्जॉर्बेंस जो है वो कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है और पाथ लेंथ के भी प्रोपोर्शनल है। इस चीज़ को हम समझने वाले हैं आने वाले वीडियोज़ लेक्चर में। चलिए, तो आने वाले वीडियोज़ में हम इसका बेसिक जो लॉ है एब्जॉर्बेंस लॉ उसके बारे में पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ेंगे।